प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गौरव ग्रंथों की व्याख्या का तीसरा उपागम ऐतिहासिक उपागम। लेक्चर नंबर 27। यस प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, गौरव ग्रंथों की व्याख्या के उपागम, इसमें हम तीसरा उपागम ले रहे हैं आज, ऐतिहासिक उपागम, लेक्चर नंबर 27। बेटा, जब हम गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने बैठते हैं, गौरव ग्रंथों में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, गौरव ग्रंथों में कौन कौन से राजनीतिक विचार दिए गए हैं, जब इनकी व्याख्या करते हैं तो बेटा इसके लिए अभी तक विद्वानों ने मोटे रूप में 5 उपागम दिए हैं। क्या 5 उपागम दिए हैं, जिसमें से आज हम तीसरा उपागम ले रहे हैं। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर वो 5 उपागम हैं ही कौन से। तो बेटा पहले वाला जो उपागम है मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका नाम है शब्दार्थ मीमांसा उपागम। ठीक है बेटा। दूसरा उपागम है जिससे गौरव ग्रंथों की व्याख्या की जाती है, उसका नाम है जीवनी मूलक उपागम। ठीक है बेटा। तीसरा उपागम आज हम ले रहे हैं ऐतिहासिक उपागम, ये तो हमें समझाना ही है। और बेटा चौथा उपागम है दार्शनिक उपागम। और प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, पांचवा उपागम है संश्लेषणात्मक उपागम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण उपागम है। मतलब गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने का सबसे सर्वोत्तम उपागम यदि 5 में से कोई है तो वह संश्लेषणात्मक उपागम है। आज तो हमें ऐतिहासिक उपागम को समझना है बेटा। अब यहाँ हम ऐतिहासिक उपागम को समझें उससे पहले मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, इसको समझना ज़रूरी है। इसमें क्या समझना है, इसमें ये बात आएगी कि भाई आखिर गौरव ग्रंथ होता ही क्या है? और फिर गौरव ग्रंथों की व्याख्या करने के उपागम की बात आएगी। चलिए बेटा, हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है गौरव ग्रंथ। क्या मतलब है इसका? मुझे विश्वास है चूँकि आज हम तीसरा उपागम ले रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि भी गौरव ग्रंथ कहते ही किसे हैं। तो बेटा गौरव ग्रंथ का सीधा सा अर्थ होता है, चाहे आप मेरे साथ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नोट कीजिएगा। यस बेटा जितेंद्र, हाँ धर्मेंद्र, मीना बेटी, यस नोट कीजिएगा, हाँ ओके। गौरव ग्रंथ नोट करें मेरे साथ। चूँकि इस पे सारी बात मैं लिखना शुरू कर दूं तो फिर इसमें एक पैराग्राफ भी पूरा नहीं हो पाएगा। ये तो मैं वो बातें नोट करता हूँ जो कि मुझे आपको समझानी है, जिनकी व्याख्या मुझे अच्छे से करनी है। तो नोट करें, गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनकी उपयोगिता देश और काल की सीमा से परे होती है और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है बेटा। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, संत थॉमस एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया है, धर्म मीमांसा, मैकियावेली का द प्रिंस है, हाउस का लेवियाथन है, जे.एस. मिल का ऑन लिबर्टी है, मार्क्स का कैपिटल है, पूंजी है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जॉन लॉक का शासन पर 2 निबंध है। तो दुनिया भर के राजनीतिक विचारक हैं, तो इन राजनीतिक विचारकों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं इन्हीं को गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। तो मुझे विश्वास से आप समझ गए होंगे कि आखिर गौरव ग्रंथ किसे कहते हैं। और अगर ये बात स्पष्ट हो गई है कि भाई गौरव ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो फिर अब हमें ये समझना है कि भाई इन गौरव ग्रंथों की व्याख्या ऐतिहासिक उपागम से कैसे की जाए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा गौरव ग्रंथ क्या है मैंने बता दिया है। अब जो ये गौरव ग्रंथ होते हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, फॉर एग्जांपल हम 2 ही ग्रंथों के नाम ले रहे हैं बस, प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स। अब इन ग्रंथों की व्याख्या के लिए ऐतिहासिक उपागम का सहारा लेना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचे इससे पहले इसको समझें बेटा। इन ग्रंथों में मतलब जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, इन ग्रंथों में क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचना प्राप्त होती है। मतलब
जितने भी ये गौरव ग्रंथ हैं, भले ही प्लेटो की रिपब्लिक हो, प्लेटो का लॉज हो, अरस्तु का पॉलिटिक्स हो, एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया हो, मैकियावेली का द प्रिंस हो, हॉब्स का लेवियाथन हो, मिल का ऑन लिबर्टी हो, मार्क्स का कैपिटल पूंजी हो, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, जॉन लॉक का शासन पर 2 निबंध हो, दुनिया भर के ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों में क्या होता है, हमें राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचना प्राप्त होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद में जब इन ग्रंथों में राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचना प्राप्त होती है तो राजनीतिक अध्ययन में इनका उपयोग किया जाता है। किनका? गौरव ग्रंथों का, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स। अब फिर मैंने यहाँ लिखा है देश काल की सीमा से परा, मतलब ये जो गौरव ग्रंथ होते हैं जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, देश काल की सीमा से परे होते हैं। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि इन ग्रंथों में जो बातें लिखी जाती हैं, इन ग्रंथों में जो सिद्धांत दिए जाते हैं, इन ग्रंथों में जो विचार दिए गए हैं बेटा, ये किसी भी देश में किसी भी काल में उपयोग में लाए जा सकते हैं। मतलब इनके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई प्लेटो ने यूनान का था, प्लेटो है, अरस्तु भी जो है यूनान से है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ज़रूरी नहीं है कि केवल यूनान के लोग ही इसको अपनाएंगे। नहीं 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 नहीं, प्लेटो अरस्तु ने जो बातें कही है आज पूरी मानव जाति उनको मानती है। इसलिए गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो देश और काल की सीमा से परे होते हैं। मतलब इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा जाता है वो देश से, काल से, संस्कृति विषय से बंधा हुआ नहीं होता है। इनका किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी संस्कृति विशेष में उपयोग किया जा सकता है। इनमें जो सिद्धांत दिए जाते हैं, इसका मतलब ये होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम मूल बात पर आते हैं, ऐतिहासिक उपागम। तो सबसे पहले तो आप नोट करेंगे बेटा, उपागम का चयन करना है हमें। मतलब गौरव ग्रंथों की व्याख्या के 5 उपागम दिए गए हैं। अब इन 5 उपागम में से किस उपागम को आप चुनना चाहते हैं जिससे कि गौरव ग्रंथों की व्याख्या की जा सके? तो सबसे पहले तो उपागम का चयन करना है आपको। तो उपागम का चयन कैसे करेंगे? किन प्रश्नों का उत्तर, मतलब आपको किन किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं उस गौरव ग्रंथ में। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक में आपको किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, अरस्तु की पॉलिटिक्स से आपको किन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। तो तय तो आपको करना है, हमें करना है। तो किन किन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है और किस किस तरह की आधार सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा, ये दोनों बातें जब आप चुन लेंगे तो उसके बाद में आप उपागम का चयन करेंगे कि भाई हमें शब्दार्थ मीमांसा उपागम से गौरव ग्रंथों की व्याख्या करनी है या जीवनी मूलक उपागम से जो है गौरव ग्रंथों की व्याख्या करनी है, या फिर जो है ऐतिहासिक उपागम से गौरव ग्रंथों की व्याख्या करनी है, या दार्शनिक उपागम से गौरव ग्रंथों की व्याख्या करनी है, या जो है संश्लेषणात्मक उपागम से गौरव ग्रंथों की व्याख्या करनी है। तो इन 5 में से आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें से आज हम ऐतिहासिक उपागम की चर्चा करेंगे। चलिए बेटा, ऐतिहासिक उपागम के मुख्यतया विद्वानों ने 2 अर्थ बताए हैं। ठीक है, नंबर 1, प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इसका पहला जो अर्थ है वो क्या होगा कि गौरव ग्रंथ, मतलब जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स। बेटा आपको समझना है, मैंने यहाँ पर जो बातें नोट की हैं, अगर मैं इसकी डीपली में व्याख्या करने लगूँ तो अभी मैंने 12 बजे इसको शुरू किया है तो मैं 5 बजे तक भी इसको पूरा नहीं कर पाऊँगा। इतनी गंभीर बातें इसमें। लेकिन मैं क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण बात होती है वो आपको समझाता चलूँगा। एक सेंटेंस के अंतर्गत इतनी बातें कि एक सेंटेंस के ऊपर एक किताब भी लिखी जा सकती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति विज्ञान आखिर है क्या चीज़। ठीक है बेटा, तो गौरव ग्रंथ जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स आपको ध्यान में रखना है, ये तभी ये सारी बात समझ पाएंगे। गौरव ग्रंथ जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स है। तो गौरव ग्रंथ अपने युग के बौद्धिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ऐतिहासिक उपागम का जो पहला अर्थ विद्वानों ने बताया वो बताया कि गौरव ग्रंथ अपने युग के बौद्धिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है और ऐतिहासिक शक्तियों को समझने में इस उपागम से सहायता मिलती है। मैंने लिखा ऐतिहासिक शक्तियों को समझने में सहायता मिलती है। तो पहला जो इसका अर्थ लिया गया है ये बौद्धिक विकास के प्रतिनिधित्व के रूप में लिया गया है कि किस रूप में जो है मानव की बुद्धि का विकास हुआ है। दूसरा है जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में कोई ग्रंथ लिखा गया था,
मतलब जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में कोई ग्रंथ लिखा गया था उन परिस्थितियों को समझने के रूप में ऐतिहासिक उपागम का अर्थ लिया जाता है। तो जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों में कोई ग्रंथ लिखा गया था, इससे क्या हो जाता है, गौरव ग्रंथों की व्याख्या सरल हो जाती है, गौरव ग्रंथों को समझने में सरलता होती है, गौरव ग्रंथों को समझने में आसानी होती है कि भाई किन परिस्थितियों में वो गौरव ग्रंथ लिखा गया था। जैसे कि प्लेटो ने वास्तविक रूप में देखा जाए, जब इनके गुरु सुकरात को बिना किसी गलती के मृत्युदंड दिया गया, तो डेफिनेटली जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था उस समय प्लेटो सुकरात के चरणों में बैठा हुआ था। तो एक शिष्य के सामने गुरु को बिना किसी गलती के मृत्युदंड दिया जाए तो बेटा अगर वाकई वो शिष्य है तो उसका खून खोल उठेगा। तो प्लेटो का भी खून खोल उठा था और प्लेटो ने तय कर लिया था कि ऐसी कौन सी राजनीति हो, ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था हो जिसमें सुकरात जैसे महान मनुष्य के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और इसकी अभिव्यक्ति हुई प्लेटो की रचना रिपब्लिक में। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। यस। अब जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सीबी मैकफर्सन है, सीबी मैकफर्सन ने अपनी किताब लिखी है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, मतलब स्वतः मूलक व्यक्तिवाद का राजनीतिक सिद्धांत, 1962 में लिखा है। तो इस किताब में इन्होंने कहा है कि भी हॉब्स और लॉक समझौतावादी विचारक हैं। हॉब्स लॉक मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हॉब्स लॉक उस समय इन्होंने जो अपने विचार दिए थे, हॉब्स और लॉक ने, तो वो विचार इन्होंने उस समय बुर्जुआ राज्य का उदय हो रहा था, मतलब पूंजीवादी राज्य का। तो बुर्जुआ राज्य का दार्शनिक उद्देश्य ढूंढने का प्रयास किया था इन्होंने। मतलब उस समय पूंजीवादी राज्य का जो है उद्भव हो रहा था, उदय हो रहा था। तो इन्होंने जो है उसका दार्शनिक उद्देश्य ढूंढने का प्रयास किया था, जिससे कि जो है हॉब्स और जॉन लॉक उसका जो है दार्शनिक आधार ढूंढ सके, इसके लिए इन्होंने अपने विचार दिए थे। ठीक है बेटा। अब जो इसके समर्थक हैं वो तर्क देते हैं कि संसार में कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। मतलब इसके समर्थक ये कह रहे हैं कि भाई संसार में वास्तविक रूप में देखा जाए तो कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक संदर्भ में किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को, किसी भी राजनीतिक मूल्य को मान्य या अमान्य ठहराया जाएगा। शाश्वत मूल्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई मूल्य नहीं है जो कि शाश्वत सत्य हो, चिरंतन सत्य हो। ऐतिहासिक संदर्भ में उसको मान्य या अमान्य ठहराया जाएगा, मान्य या अमान्य ठहराया जाएगा, वो अपने आप में शाश्वत मूल्य नहीं होता है। इन्होंने इसके बारे में ये तर्क दिया है। अब हम इसकी दो बातें लेंगे। क्या कि जब ऐतिहासिक संदर्भ से हट करके परिस्थितियों और मान्यताओं में मूल्यांकन हो, तो मतलब जो ये गौरव ग्रंथ होते हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तू की, बेटा समझना है, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तू की पॉलिटिक्स है। अब इन गौरव ग्रंथों की व्याख्या के दो तरीके हो गए, नंबर 1, नंबर 2। इन्हीं दोनों बातों को हम व्यापक रूप में समझाएंगे। पहले में क्या करना है कि जब ऐतिहासिक संदर्भ से हट करके परिस्थितियों और मान्यताओं में मूल्यांकन किया जाए, मतलब जब गौरव ग्रंथों का, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तू की पॉलिटिक्स, संत थॉमस एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजिया, मैकियावली का द प्रिंस, यस, हॉब्स का लेवियाथन, जॉन लॉक का शासन पर दो निबंध, रूसो का जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यस, कार्ल मार्क्स का कैपिटल पूंजी है, जेस्मिल कॉन लिबर्टी। और अगर हम भारत की चर्चा करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले सकते हैं, शुक्र का शुक्र नीति सार ले सकते हैं, मनु की मनुस्मृति ले सकते हैं, ये भी तो गौरव ग्रंथ हैं। तो बेटा यदि ऐतिहासिक संदर्भ से हट करके और हम परिस्थिति और मान्यताओं के आधार पर इन गौरव ग्रंथों का मूल्यांकन करें तो इससे क्या होगा, मतभेद पैदा हो जाएगा। मतलब ऐतिहासिक संदर्भ से तो हट गए आप, बौद्धिक विकास से तो आप हट गए और आप केवल परिस्थितियों और मान्यताओं के आधार पर गौरव ग्रंथों की व्याख्या कर रहे हैं, तो इससे मतभेद पैदा होगा। क्या मतभेद पैदा होगा? जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 उदाहरण दिए हैं। जैसे सेबाइन हैं, सेबाइन जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है पश्चिमी राजनीतिक विचारों का इतिहास। तो सेबाइन ने कहा है, या सेबाइन का मत है, क्या मत है कि भाई जो प्लेटो हैं, प्लेटो जो कि राजनीतिक दर्शन के जनक कहलाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के जनक कहलाते हैं, तो प्लेटो की रचना रिपब्लिक है। एक उदाहरण दे रहे हैं हम,
प्लेटो की रचना रिपब्लिक है, तब इसमें मतभेद क्या होगा? प्लेटो की जो रचना रिपब्लिक है इसके बारे में शेबाइन कह रहे हैं कि भाई युग युगांतर के लिए उपयुक्त है। मतलब शेबाइन ने कहा है कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो युग युगांतर के लिए उपयुक्त है। मतलब ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो कि देश और काल की सीमा से परे है। किसी भी देश में किसी भी समय में रिपब्लिक के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका उपयोग किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। लेकिन परंतु कार्ल पॉपर नाम के विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, गलत बात है। प्लेटो की जो रिपब्लिक है इसके अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सर्वाधिकारवाद के समर्थक हैं, और इसी आधार पर कार्ल पॉपर ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी की संज्ञा दी है, प्रथम फांसीवादी कहा है। अब आप देखिए कि मतभेद हो गया। एक तरफ शेबाइन तो कह रहा है कि युग युग के लिए, युग युगांतर के लिए प्लेटो की रिपब्लिक के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है, और दूसरी तरफ कार्ल पॉपर कह रहे हैं, परंतु कार्ल पॉपर ने कहा है कि ये सर्वाधिकारवाद का समर्थक है और प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा है। अब मतभेद होगा ना यहाँ पर। मतभेद क्यों हो गया? क्योंकि ऐतिहासिक संदर्भ से हट करके केवल अगर परिस्थिति और मान्यताओं के आधार पर गौरव ग्रंथों की व्याख्या करें तो ये मतभेद पैदा होगा ही होगा। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैकियावेली का ले रहे हैं हम। बेटा मैकियावेली कौन है? इटली के राज दार्शनिक है। मैकियावेली, इन्हीं को तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली को तो माना जाता है। मैकियावेली की विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? यस, द प्रिंस, राजा नरपति। राजा को किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना चाहिए, द प्रिंस में यही तो उल्लेख किया गया है। तो मैकियावेली को, अब यहाँ मतभेद क्या है? मैकियावेली को एक विद्वान है फ्रेडरिक ने कहा है कि मैकियावेली एक दैत्य है, मैकियावेली एक राक्षस है, मैकियावेली एक पिशाच है। और एक विद्वान और है हर्डर ने कहा है कि मैकियावेली ने मानव से विश्वासघात नहीं किया है। अब आप देखिएगा, ये तो कह रहा है कि मैकियावेली ने किसी भी रूप में मानव से, मानवता से विश्वासघात नहीं किया है, जबकि फ्रेडरिक कह रहे हैं कि मैकियावेली एक दैत्य है, एक राक्षस है, एक पिशाच है। मतभेद हो गया ना। एक अच्छा बता रहा है, दूसरा बुरा बता रहा है। तो किस लिए मतभेद हुआ? ये इसलिए हुआ है कि ऐतिहासिक संदर्भ से हट करके केवल परिस्थिति और मान्यताओं के आधार पर गौरव ग्रंथ की व्याख्या की जा रही है, विचारकों के विचारों की व्याख्या की जा रही है, इसलिए मतभेद हो रहा है यहाँ। एक उदाहरण और लेते हैं, थॉमस हॉब्स की रचना क्या है? महत्वपूर्ण, लेवियाथन का हिंदी अर्थ होता है विशालकाय जल जंतु, जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ मुख होते हैं। लेवियाथन को एक विद्वान है ऑक्सफोर्ड ने तो महान कृति बताया है। मतलब ऑक्सफोर्ड ने कहा है कि लेवियाथन एक महान कृति है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ग्रंथ है। तो ऑक्सफोर्ड ने तो लेवियाथन की प्रशंसा कर दी, लेकिन दूसरा विद्वान है, ये तो ऑक्सफोर्ड ने तो इसकी प्रशंसा कर दी, लेकिन वाहन नाम के विद्वान है, वाहन ने कहा है कि हॉब्स की जो लेवियाथन में जो कुछ भी लिखा है वो निकृष्ट दर्शन है, गंदा दर्शन है, बेकार दर्शन है, सबसे घटिया किस्म का दर्शन है। अब ये मतभेद हो गया। ये मतभेद भी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक संदर्भ से हट करके केवल परिस्थितियों और मान्यताओं के आधार पर गौरव ग्रंथों की व्याख्या की जा रही है, और केवल परिस्थितियों और मान्यताओं के आधार पर किसी भी गौरव ग्रंथ की व्याख्या नहीं की जा सकती, किसी भी विचारक विशेष को नहीं समझा जा सकता, किसी भी विचारक विशेष को नहीं समझा जा सकता। भले प्लेटो हो, अरस्तु हो, संत थॉमस एक्विनास हो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो हो, या भारत के जो है मनु, कोटेल, शुक्र, बृहस्पति, सोमदेव, सूर्य, कोई भी क्यों ना हो। ठीक है बेटा। तो ये एक पार्ट इसका ये हो गया कि भी अगर आप केवल परिस्थिति और मान्यताओं के आधार पर गौरव ग्रंथों की व्याख्या करेंगे तो इसमें मतभेद होगा, साफ बात स्पष्ट नहीं होगी। अब दूसरा रास्ता शेष बच गया। क्या दूसरा रास्ता? देखिए, ऐतिहासिक संदर्भ में मूल्यांकन करें तो मतभेद सामने नहीं आएगा। अगर आप गौरव ग्रंथों की व्याख्या ऐतिहासिक संदर्भ में करते हैं या जो है बौद्धिक विकास के क्रम में करते हैं तो किसी भी रूप में कोई मतभेद नहीं होगा और सत्य बात खुलकर हमारे सामने आएगी। जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक की सत्य बात सामने आएगी, अरस्तु के पॉलिटिक्स की सत्य बात सामने आएगी, मैकियावेली की द प्रिंस की सत्य बात सामने आएगी। कैसे? देखें, ऐतिहासिक संदर्भ में मूल्यांकन करें तो मतभेद सामने नहीं आएगा। मतलब ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रख करके यदि गौरव ग्रंथों की व्याख्या की जाएगी तो किसी भी रूप में कोई मतभेद सामने नहीं आएगा। कैसे? देखें बेटा, प्लेटो का दर्शन है क्या? प्लेटो का जो दर्शन है वास्तव में देखा जाए तो इन्होंने जो अपनी रचना रिपब्लिक लिखी है
वो तत्कालीन राजनीति के अवसरवादी स्वार्थवादी राजनीतिज्ञों पर प्रहार किया था। जरा समझें, मतलब प्लेटो ने जो अपनी रिपब्लिक लिखी है, वास्तव में चूंकि इनके गुरु सुकरात को, जो कि महान मनीषी थे, बिना किसी गलती के मृत्युदंड दिया गया था। और सुकरात को जब मृत्युदंड दिया गया था उस समय एथेंस में लोकतंत्र था, तो डेफिनेटली इन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विरोध किया और विरोध करते हुए कहा कि तत्कालीन राजनीतिज्ञ वास्तविक रूप में अवसरवादी और स्वार्थी हैं और इनके ऊपर उन्होंने प्रहार किया था। अर्थात प्लेटो ने लोकतंत्र की कमियों की तरफ, अवगुणों की तरफ ध्यान दिया था। अब इस हिसाब से यदि देखा जाए तो क्या प्लेटो की रिपब्लिक में जो प्लेटो ने बातें लिखी हैं सही नहीं है? आज भी सही है। आज भी आप देखेंगे लोकतंत्र के अंतर्गत जो कमियां प्लेटो ने बताई थी, आज भी लोकतंत्र में सारी कमी मौजूद है। आज के भी राजनेता अवसरवादी हैं और स्वार्थ परता पर उतारू होते हैं, केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं, केवल अपने हित की बात करते हैं ज़्यादातर, कुछ को छोड़ करके। कुछ ऐसे भी जो केवल देश हित की बात करते हैं, ना परिवार से लेना, ना अपने आप से लेना, ना अपने जीवन से कुछ लेना देना, उन्हें केवल देश से ही लेना देना होता है, लेकिन प्रतिशत बहुत कम मिलेगा। यस, एक उदाहरण और लेते हैं, प्लेटो का उदाहरण होगा मैकियावली का लेते हैं। मैकियावली जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक हैं, जिनकी महत्वपूर्ण या विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है। तो मैकियावली को कैसे समझेंगे? मैकियावली के बारे में कहा जाता है कि भाई मैकियावली अनैतिकता का समर्थन नहीं करता है। मतलब मैकियावली का नाम आते ही लोग ये देश समझ बैठते हैं कि वही मैकियावली जिन्होंने अनैतिकता को बढ़ावा दिया है, लेकिन नहीं। यदि आप ऐतिहासिक संदर्भ में समझेंगे तो मैकियावली ने कभी भी अनैतिकता का समर्थन नहीं किया। मैकियावली ने तो सिर्फ इतना कहा था कि इटली के लोग धूर्त हैं, धोखेबाज हैं, षड्यंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के साथ राजा को भी ऐसा व्यवहार करना जरूरी है। अनैतिकता को बढ़ावा नहीं दे रहा है, वो तो ये कह रहा है कि जब लोग ये अनैतिक आचरण पर उतारू हो गए हैं तो फिर राजा को भी सख्ती से निपटना होगा ऐसी जनता से। जब लोग स्वार्थी हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, असत्यवादी हैं, हिंसक हैं, तो फिर राजा को भी किसी भी नैतिक सिद्धांत का पालन नहीं करने की जरूरत है। कोई आवश्यकता नहीं है, नैतिकता से निर्देशित होने की राजा को कोई जरूरत नहीं है ऐसी स्थिति में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ अनैतिकता को बढ़ावा दे रहा है, नहीं। वो तो ये कह रहा है कि जब जनता है नैतिक तो राजा को भी ऐसा आवरण पहन लेना चाहिए। कैसा? कि वास्तविक रूप में तो उसके दिमाग में ये रहे कि मैं अनैतिक आचरण नहीं करूं, लेकिन जनता को सुधारने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, जरूरी है, परिस्थितियों ने विवश कर दिया है। तो अनैतिकता का समर्थन नहीं करता है मैकियावली, ये सच्ची बात सामने आ रही है। हॉब्स की बात करते हैं। जब हम हॉब्स के लेवियथन का अध्ययन करते हैं तो हॉब्स का लेवियथन का अध्ययन करते करते हमारे सामने ये बात आती है। क्या बात आती है? कि हॉब्स कानून और व्यवस्थापरक राज्य का समर्थक था। हॉब्स सेवाधर्मी और कल्याणकारी राज्य का समर्थक नहीं था। अब ये सत्य बात कैसे सामने आई? जब हमने ऐतिहासिक संदर्भ में हॉब्स का अध्ययन किया, प्लेटो का अध्ययन किया, मैकियावली का अध्ययन किया, तो सत्य बात सामने आई है। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे कानून और व्यवस्थापक राज्य का समर्थक था। ये कल्याणकारी या सेवाधर्मी राज्य का समर्थक नहीं था। कल्याणकारी या सेवाधर्मी राज्य का हॉब्स समर्थक नहीं था। हॉब्स के विचारों में कहीं पर भी आपको कल्याणकारी राज्य के विचार नहीं मिलेंगे। हॉब्स के लेवियथन में कानून और व्यवस्थापक राज्य की बातें ही मिलेंगी। ठीक है बेटा, अब इसकी दो बातें और ले लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, क्या कि जो ऐतिहासिक उपागम है इसका क्या गुण है और इसका क्या दोष है, थोड़ा सा एक झलक लेना जरूरी है बेटा, क्योंकि कंपटीशन में किसी भी रूप में इसके गुण दोष पूछे जा सकते हैं। अब ज़्यादा नहीं ले, हम केवल संकेत दे देंगे, संकेत में सारी बात आ जाएगी। गुण की बात ये आती है, एक विद्वान है वोलिन ने अपनी रचना लिखी है पॉलिटिक्स एंड विजन, राजनीति और परादृष्टि। वोलिन की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स एंड विजन, राजनीति और परादृष्टि। राजनीति और परादृष्टि में वोलिन ने कहा है कि राजनीति दर्शन के चिंता के जो विषय हैं,
उन चिंता के विषयों को इस ऐतिहासिक उपागम से अच्छे से समझा जा सकता है। तो आप लिखेंगे चिंता के विषयों को ऐतिहासिक उपागम से अच्छे से समझा जा सकता है, एंटर को हम क्लोज करेंगे। और ऐतिहासिक उपागम वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजनीति दर्शन के चिंता के विषयों को जो है समझने का सर्वोत्तम तरीका है, या ऐतिहासिक उपागम सर्वोत्तम तरीका है। किसको? राज दर्शन के चिंता के जितने भी विषय उन सबको समझने का सर्वोत्तम तरीका है। ये बात वोलिन ने कही है, तो इसका गुण हो गया। मतलब ऐतिहासिक उपागम सर्वोत्तम तरीका है राजनीति दर्शन की चिंता के जितने भी विषय उनको समझने का, तो ये इसका गुण हो गया। अब कमी क्या है इसमें? दोष। ऐतिहासिक उपागम अपने युग के संपूर्ण परिदृश्य की व्याख्या नहीं कर सकता। क्या बेटा? ऐतिहासिक उपागम से यदि आप गौरव ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं तो इसमें कमी यह है कि अपने युग के संपूर्ण परिदृश्य की व्याख्या नहीं कर सकता। मतलब ऐतिहासिक उपागम अपने युग के, जिस युग का अध्ययन किया जा रहा है, अपने युग के संपूर्ण परिदृश्य की व्याख्या उपागम नहीं कर सकता है। अधूरा व्याख्या की जाएगी, अधूरा अध्ययन किया जाएगा, संपूर्ण व्याख्या संभव है ही नहीं। कैसे? जैसे कि डेविड स्टन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं डेविड स्टन? कि विचार की उत्पत्ति से, भाई किसी विचार की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ऐतिहासिक उपागम से ये तो आप पता लगा लेंगे। अब विचार की उत्पत्ति से ही सही या गलत निर्णय में सहायता नहीं मिलेगी कि कोई विचार सही या गलत है, इसके निर्णय में सहायता नहीं मिलेगी आपको ऐतिहासिक उपागम से। ठीक है, ऐतिहासिक उपागम से ये तो पता लग जाएगा कि कोई विचार की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन केवल विचार की उत्पत्ति से वो विचार सही है या गलत है, इसके निर्णय में सहायता नहीं मिल सकती है। ये ऐतिहासिक उपागम का दोष हो गया। तो डेविड स्टन के शब्दों में आप इसकी जो है कमी या आलोचना या दोष की तरफ संकेत कर सकते हैं। और गुण की बात आती तो वोलिन के शब्दों में बता देंगे, और दोष की बात आती तो डेविड स्टन के शब्दों में बता देंगे। बस आपसे कंपटीशन किसी भी रूप में यदि बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है तो इस गुण और दोष के आधार पर आपसे गुण पूछा जाता है या दोष पूछा जाता है, विकल्प दे दिया जाएगा, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बेटा ये हो गया गौरव ग्रंथों की व्याख्या का तीसरा उपागम, ऐतिहासिक उपागम। मुझे विश्वास है आप जो है ऐतिहासिक उपागम को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा? ओके, यस, थैंक यू वेरी मच।